इस लेक्चर के अंदर हम J&K कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को डिस्कस करेंगे। एज यू ऑल नो दैट जम्मू एंड कश्मीर वाज द ओनली स्टेट विच हैज़ इट्स ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इंडिया में जितनी भी स्टेट्स थी उसमें से सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही एकमात्र ऐसी स्टेट थी जिसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट में आया। मतलब कि 26 जनवरी 1957 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू हुआ, पूरे तरीके से इफेक्ट में आया। हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था ना, उसके अंदर एक आर्टिकल 370 ऐड किया गया था। ये आर्टिकल 370 क्यों ऐड किया गया था? ये आर्टिकल 370 किस चीज की बात करता था? तो बेसिकली ये जो आर्टिकल 370 है ये स्पेशल स्टेटस की बात करता था। ये जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने की बात करता था। जम्मू एंड कश्मीर के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी होगी उसकी बात ये करता था आर्टिकल 370। तो ये जो आर्टिकल 370 था इसी के प्रोविजन के अंडर जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब इस कहानी को आप समझना, कहने का मतलब यह है कि जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 दिया गया, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को ऑटोनॉमी दी गई। यह कहा गया कि डिफेंस के ऊपर, फॉरेन अफेयर्स के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर, सिर्फ इन 3 चीज़ों के ऊपर जो है वो भारत की सरकार, मतलब इंडिया की सरकार कानून बनाएगी। बाकी जितने भी मैटर्स होंगे एडमिनिस्ट्रेशन से लेके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो खुद स्टेट देखेगी। तो जो ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर को दी गई थी, इस ऑटोनॉमी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। मतलब आर्टिकल 370 के अंदर तो ये कहा गया था ना कि जम्मू एंड कश्मीर के पास ऑटोनॉमी होगी। अब जम्मू एंड कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के पास किन किन मुद्दों के ऊपर ऑटोनॉमी है, कैसे क्या काम होना है, वो सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली आर्टिकल 370 को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ताकि ये जो आर्टिकल 370 के अंदर जो ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर को ग्रांट की गई है, ये जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को ग्रांट किया गया है, इसको प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, इसको प्रॉपर तरीके से कोडिफाई किया जाए, लॉजिकल अरेंजमेंट उसका किया जाए। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आर्टिकल 370 था उसके प्रोविजंस के अंडर ही जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, बनाया गया था। हम देखते हैं कि फीचर्स क्या है जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है यूनिक स्पेशल स्टेटस। मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर के पास स्पेशल स्टेटस था। जो भारत का संविधान था, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर एक आर्टिकल 370 ऐड किया गया था। उस आर्टिकल 370 के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। तो आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड जम्मू एंड कश्मीर टू हैव सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अदर स्टेट्स। तो ये जो आर्टिकल 370 था ये अलाउ करता था जम्मू एंड कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो कैसे बनाया गया? क्योंकि आर्टिकल 370 अलाउ करता था। अनलाइक अदर स्टेट्स, बाकी किसी स्टेट के पास ये अधिकार नहीं था कि उनका भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। लेकिन आप ये यहां पे समझ सकते हैं कि ये जो हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, जम्मू एंड कश्मीर का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें अलाउ किया गया था। आर्टिकल 370 के अंदर हमें अलाउ किया गया था। ऐसा नहीं था कि इलीगल तरीके से या फिर हमारे असंवैधानिक तरीके से हमने यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ था। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 था उसी के अंदर ये अलाउ किया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, होगा, और जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम करेगा आर्टिकल 370 को। द स्टेट हैड ऑटोनॉमी इन ऑल मैटर्स एक्सेप्ट डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के पास ऑटोनॉमी थी, सिवाय किसके? सिवाय डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन के। इन चीज़ों के ऊपर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। बाकी जो भी मैटर्स होंगे, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, उसके ऊपर काम करने का, कानून बनाने का काम कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट करेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड इसके अंदर फीचर क्या है? प्रीएम्बल। तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का अपना एक प्रीएम्बल था। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपना प्रीएम्बल था, वैसे ही जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक प्रीएम्बल हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था उसके अंदर ये लिखा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो पहले तो ये इंश्योर किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर ये जो स्टेट है ये भारत का अटूट अंग है, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ प्रीएम्बल के अंदर ये लिखा गया था प्रमोशन ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सोशल जस्टिस इंश्योर किया जाएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को सोशल जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सामाजिक
न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, हर किसी को बराबरी से ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी किसी के साथ, रिलीजन के बेसिस के ऊपर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, जातियों के नाम पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने की यहाँ पे बात की गई थी। इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करने की बात की गई थी कि इकोनॉमिक लिहाज से भी लोगों के पास जस्टिस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है। डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना है, अमीरी गरीबी के बीच जो गैप्स हैं उनको ख़त्म करना है, और जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है सोसाइटी के, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, उनको अपलिफ्ट करने का भी काम करना है। उसी के साथ साथ पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करना है, हर कोई इलेक्शन को कंटेस्ट कर पाए, हर कोई वोट कर पाए। ये सब पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करने की बात भी प्रीएम्बल के अंदर की गई थी। और इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड डिग्निटी फॉर इट्स पीपल, लोगों के पास डिग्निटी हो, इक्वालिटी हो, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास इक्वालिटी हो, डिग्निटी हो, उनके पास इज्जत हो, इन सब चीज़ों की बात कहाँ पे की गई थी? प्रीएम्बल के अंदर की गई थी। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो प्रीएम्बल था ना, वो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की समरी थी, राइट। जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसकी एक समरी हमें देखने को मिलती है प्रीएम्बल। जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका प्रीएम्बल है, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो हमें पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी बताता है। इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की समरी हमें प्रीएम्बल के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद थर्ड फीचर क्या था इसका? डुअल सिटीजनशिप। देखो ये भी एक्सेप्शन थी। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये हुआ कि हम डबल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास डबल सिटीजनशिप थी, मतलब कि जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर के सिटीजन भी थे और जम्मू कश्मीर के लोग भारत के सिटीजन भी थे। बाकी किसी भी ऐसी स्टेट में ऐसा नहीं होता था। बाकी स्टेट्स के जो लोग होते थे उनके पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप होती थी, दैट इज ऑल इंडिया सिटीजनशिप। बट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास डबल सिटीजनशिप थी। जम्मू कश्मीर के लोग भारत के नागरिक भी थे और जम्मू एंड कश्मीर के लोग जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक भी थे। अब डबल सिटीजनशिप से क्या होता था? जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को डबल राइट्स मिलते थे। एक तो ओवरऑल तरीके से जो इंडिया की सिटीजनशिप हमारे पास है तो हमें इंडिया के राइट्स भी मिल रहे हैं, जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स दे रहा है वो भी हमें मिल रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर हम क्योंकि स्टेट के नागरिक भी हैं, हम जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक भी हैं, तो हमें जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ राइट्स देने की बात करता, राइट्स देता था। जैसे कि हमें प्रॉपर्टी ओनरशिप के यहाँ पे राइट मिलते थे कि जम्मू एंड कश्मीर की जो ज़मीन है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए ही एक्सक्लूसिवली है। बाहर से कोई यहाँ पे आके ज़मीन नहीं खरीद सकता है, बाहर से यहाँ पे कोई आके नौकरी नहीं कर सकता है। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही रिक्रूट होंगे। उसी के साथ साथ वोटिंग राइट्स, जम्मू एंड कश्मीर में कोई बाहर से आके वोट नहीं कर सकता है। तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी हमें जो है वो एक्सक्लूसिव राइट्स दिए गए थे क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन थे, राइट। तो मैंने आपको बता दिया कि डबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप इंडियन सिटीजन भी हो और आप स्टेट के सिटीजन भी हो। तो हम देखते हैं कि परमानेंट रेजिडेंट का जो कंसेप्ट था ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 6 में इंश्राइन किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 6 में ये जो परमानेंट रेजिडेंट का कंसेप्ट था इसको डाला गया था। परमानेंट रेजिडेंट का मतलब ये होता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हो और आपके पास प्रॉपर्टी राइट्स हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप के राइट्स हैं, आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स के राइट्स हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आप ही को मिलेंगे। तो यहाँ की ज़मीन आप ही की ज़मीन है, जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों की ज़मीन है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट हैं, उन्हीं की ज़मीन जो है उनको मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन परमानेंट रेजिडेंट्स को ही मिलेगी, जम्मू एंड कश्मीर की जॉब्स परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगी और जम्मू एंड कश्मीर के वोटिंग राइट्स भी परमानेंट रेजिडेंट्स को मिलेंगे। और ये जो परमानेंट रेजिडेंट का कंसेप्ट था ये हमारे सेक्शन 6 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसके अंदर है ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जम्मू एंड कश्मीर की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी और उर्दू को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर दिया गया था। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उर्दू हुआ करती थी। उर्दू को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन बाकी सारी लैंग्वेजेस भी यूज़ की जाती थी, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, तो वो भी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती थी किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके बाद हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक डिस्टिंक्ट फ्लैग हुआ करता था, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा था। हम देखते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग हुआ करता था वो इस तरीके का हुआ करता था, जिसमें 3 स्ट्राइप्स हुआ करती थी वाइट कलर की और एक हल हुआ करती थी जिसको हम प्लो कहते हैं, और बाकी जो पूरा का पूरा झंडा था वो रेड हुआ करता था। ये जो 3 स्ट्राइप्स थी ये वाइट कलर की हुआ करती थी,
ये जो हल थी जिसको हम प्लो कहते हैं, ये भी वाइट कलर की हुआ करती थी। ये जो बाकी झंडा है ये रेड कलर का हुआ करता था, जिसका मैं फोटो आपको नीचे दिखा दूंगा वीडियो में। तो बेसिकली ये क्या क्या डिनोट करता है, ये जो झंडा था ये वर्किंग क्लास को रिफ्लेक्ट करता था, ये फिर डिनोट करता था, या फिर ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि ये जो वर्किंग क्लास है, ये जो हल चलाने वाले लोग हैं, ये जो किसान और मजदूर हैं, इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसकी यहाँ पे बात की जाती थी। सो जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा हुआ करता था, अपना ओन फ्लैग हुआ करता था, और जम्मू एंड कश्मीर वाज ओनली स्टेट जिसका अपना झंडा हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फीचर है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था वो बाई कैमरल था। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के अंदर 2 हाउसेस हुआ करते थे। एक तो विधानसभा हुआ करती थी जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जिसको हम क्या बोलते हैं, विधान परिषद कहते हैं। तो बेसिकली ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिसको हम विधानसभा कहते हैं, बाकी स्टेट्स के अंदर क्या होता है, उसका टेन्योर 5 साल का होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो 6 साल का होता था। तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था वहां पे 2 हाउसेस हुआ करते थे। जैसे हमारे पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ऐसे ही जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेचर के अंदर भी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। आज भी हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर 5-6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब 2 हाउसेस वहां पे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर इसका है फंडामेंटल राइट्स। अब जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स थे। देखो, जो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स मिले हुए थे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल थे। मतलब जो फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं वो हमारे ऊपर भी एप्लीकेबल हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हमें भी मिलते थे। लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे थी, मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस यहाँ पे की जा सकती थी उन फंडामेंटल राइट्स के अंदर, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वहाँ पे लगाई जा सकती थी, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं होते थे। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसका परमानेंट रेजिडेंट्स एंड स्पेशल प्रिविलेजेस। तो मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट का कंसेप्ट हुआ करता था, जो कि सेक्शन 6 के अंदर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के। जो परमानेंट रेजिडेंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर के, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट्स थे, जम्मू एंड कश्मीर के जो परमानेंट नागरिक थे, परमानेंट लोग थे यहाँ के, जो उनके पास एक्सक्लूसिव राइट्स हुआ करते थे लैंड को लेके। मतलब कि ज़मीन के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर की ज़मीन है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ही मिलेगी। उसके बाद प्रेफरेंस इन गवर्नमेंट जॉब, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को जम्मू एंड कश्मीर की सरकारी नौकरी मिलती थी, यहाँ की जॉब्स यहाँ के लोगों को मिलती थी। और स्पेशल स्कॉलरशिप्स एंड बेनिफिट्स इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी कई सारी स्पेशल स्कॉलरशिप्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को मिलते थे, और फिर कई सारे बेनिफिट्स जो है वो एजुकेशन में हमें देखने को मिलता है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक्सक्लूसिवली मिलते थे। उसके बाद हम देखते हैं 9th इमरजेंसी प्रोविजंस। अब आपने देखा होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360, इन 3 आर्टिकल्स के अंदर 3 तरह की इमरजेंसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई है। एक इमरजेंसी होती है नेशनल इमरजेंसी, जिसको पूरे देश में लगाया जाता है, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर आती है। एक होती है स्टेट इमरजेंसी, जो कि एक स्टेट में लगाई जाती है, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आती है। और एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 के अंडर आती है, और उसको पूरी कंट्री में भी लगाया जा सकता है, एक स्टेट में भी लगाया जा सकता है। तो ये जो 3 तरह की इमरजेंसी होती है, तो हम देखते हैं कि जो अपनी फाइनेंशियल इमरजेंसी थी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर नहीं लगाई जा सकती थी। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 360 के अंदर आती है, उसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंपोज नहीं कर सकते थे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगाई ही नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर स्टेट इमरजेंसी भी लगानी है, जो कि आर्टिकल 356 के अंदर आती है, अगर स्टेट इमरजेंसी भी लगानी है तो उसके लिए आपको जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर की कंसेंट लेनी होगी। और गवर्नर किसके हिसाब से काम करेगा? कैबिनेट के हिसाब से काम करेगा, जो स्टेट का कैबिनेट होगा। तो मतलब कि अगर आपको स्टेट इमरजेंसी, अगर प्रेसिडेंट रूल अगर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लगाना था, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर जी से कंसेंट लेनी पड़ती। और गवर्नर किसके अकॉर्डिंगली काम करता? स्टेट के कैबिनेट के अकॉर्डिंगली काम करता। मतलब सीएम के कहने पे, या फिर सीएम का जो कैबिनेट होता है उनके कहने पे जो है वो गवर्नर काम करता था, उनकी एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करता था। तो स्टेट इमरजेंसी लगाना भी काफी मुश्किल था यहाँ पे, राइट। और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल इमरजेंसी तो यहाँ पे लगाई ही नहीं जा सकती थी। उसके बाद नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप विद इंडिया। अब जम्मू एंड कश्मीर का क्या रिलेशनशिप था इंडिया के साथ?
तो इवन के जम्मू एंड कश्मीर का अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही इस चीज़ के ऊपर इम्फसाइज किया गया दैट जम्मू एंड कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन पार्लियामेंट्स लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर J&K वर लिमिटेड अनलेस एक्सटेंडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। बाकी हम देखते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लिमिटेड थी। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट लॉज नहीं बना सकता था, या फिर बहुत लिमिटेड पावर्स थी पार्लियामेंट के पास। कुछ ही चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लॉज बना सकता था, राइट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर पावर्स डेलीगेट नहीं करता इंडियन पार्लियामेंट को, तो इंडियन पार्लियामेंट जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लॉज नहीं बनाता। मतलब कि मान लो एजुकेशन के ऊपर जो है वो कानून बनाने का काम किसका था? जम्मू एंड कश्मीर का था। अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एजुकेशन के ऊपर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकता है। तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट को पावर देता कि पार्लियामेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एजुकेशन के ऊपर कानून बना सकता है, तभी पार्लियामेंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एजुकेशन के ऊपर कानून बना सकता था। अदरवाइज जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स जो है वो काफी लिमिटेड थी। उसके बाद हम देखते हैं एब्रोगेशन प्रोविजंस। अब जम्मू एंड कश्मीर को ये जो आर्टिकल 370 मिला है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या इसको एब्रोगेट किया जा सकता था? क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा 2019 में क्या हुआ, आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो एब्रोगेशन प्रोविजंस क्या थे? कैसे एब्रोगेट किया जाता? कैसे जम्मू एंड कश्मीर के पास ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी ऑटोनॉमी है, ये जो स्पेशल स्टेटस है, इसको एब्रोगेट कैसे किया जा सकता था? तो J&K स्पेशल स्टेटस अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे स्टेटस आएगा, J&K special status under constitution cannot be amended unilaterally. Majority within state legislature is also required. तो पार्लियामेंट अकेले यूनिलेटरल तरीके से जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को जो है वो अमेंड नहीं कर सकता था। जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस छीन नहीं सकता था, या फिर उसको अमेंड नहीं कर सकता था पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को अमेंड करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के अंदर मॉडिफिकेशन लाने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी मेजॉरिटी चाहिए होती। तो मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है उसको अमेंड करना है, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से उसका स्पेशल स्टेटस छीन लेना है। जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है अगर उसको एब्रोगेट करना है तो वो कैसे होगा? वो पार्लियामेंट एक तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ वहां पे बिल पास करेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो बिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, तभी जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस जो है वो एब्रोगेट किया जा सकता था। लेकिन हमने देखा कि 2019 में ऐसा नहीं हुआ। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मतलब कि पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एब्रोगेट किया गया। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे कि किस तरीके से, क्या वो मॉरली सही किया गया या नहीं किया गया, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही किया गया या नहीं किया गया, जो 370 को हटाया गया उसके ऊपर कई सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, कई सारी डिबेट उसके ऊपर है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट करने के लिए पार्लियामेंट अकेले उसको एब्रोगेट नहीं कर सकता था, बल्कि पार्लियामेंट को जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी मेजॉरिटी की कंसेंट चाहिए होती। जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी वो बिल पास होना चाहिए था। उसके बाद जुडिशियल ऑटोनॉमी, हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जुडिशियल ऑटोनॉमी भी थी। हम देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना हाई कोर्ट था, लेकिन हाई कोर्ट तो हर एक स्टेट के अंदर होता है, लेकिन ये जो हाई कोर्ट था जम्मू एंड कश्मीर का, इसके पास ये पावर थी कि सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट ही जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता था। जैसे अगर हम देखें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इंटरप्रेट कौन करता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है, या फिर हाई कोर्ट्स करते हैं। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इंटरप्रेट कौन करता था? जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट कर सकता था। तो जैसे इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? जो भी कंफ्यूजन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर कोई वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन था? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं हाउएवर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज लिमिटेड इन सर्टेन मैटर्स। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन थी वो कुछ मैटर्स के अंदर लिमिटेड थी, राइट। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी उसी हिसाब से जुरिस्डिक्शन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं था। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन जो थी वो लिमिटेड थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जुडिशियल ऑटोनॉमी भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ करती थी। उसके बाद हम देखते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ नेशनल लॉज।
अब जो नेशनल लॉज हुआ करते थे, जो पार्लियामेंट के लॉज हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज हैं, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते थे। हम देखते हैं कि सेंट्रल लॉज रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ स्टेट टू बी इन्फोर्स्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर कोई सेंटर का कानून है, कोई यूनियन लॉ अगर है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई कानून है, उसको जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्स करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट का अप्रूवल चाहिए होता। तो जम्मू एंड कश्मीर में डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल लॉज को एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता था अनलेस कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट उसको अप्रूव नहीं करती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग फीचर्स जो है वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के होते थे। लेकिन हुआ कि अल्टीमेटली 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के पास जो स्पेशल स्टेटस था उसको छीन लिया गया। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर डिवाइड कर दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लद्दाख को अलग करके उसको दूसरी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर एज अ स्टेट वाज बाइफर्केटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और अब जम्मू एंड कश्मीर के पास ना कोई अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई अपना फ्लैग है, ना कोई अपने प्रॉपर्टी राइट्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड राइट्स हैं, ना कोई एक्सक्लूसिव राइट्स हैं, ना परमानेंट रेजिडेंट का कोई कंसेप्ट है। तो ये सब खाक में मिला दिया गया। अब जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू कितनी है? तो हम ये कह सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू अब रद्दी के बराबर भी नहीं बची है। मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि रद्दी के भाव अब बिक सकता है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, खाक में मिल गया है, वो कोई वैल्यू नहीं है उसकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिकम इररिलेवेंट राइट नाउ। तो हम देखते हैं कि इस तरीके से ये कहानी है। इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के पास इतने सारे स्पेशल राइट्स हुआ करते थे, मतलब अलग तरीके का सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर की सरकार बहुत पावरफुल हुआ करती थी, ऑल पावरफुल गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर की हुआ करती थी। जम्मू एंड कश्मीर मतलब अलग तरीके की ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर को मिली हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी जम्मू एंड कश्मीर के पास हुआ करती थी। बट राइट नाउ जम्मू एंड कश्मीर के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर अब बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह एक यूनियन टेरिटरी है। जैसी दिल्ली की हालत है वैसी ही जम्मू एंड कश्मीर की हालत है। तो इस तरीके से हम अलग अलग फीचर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।